ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम एनटीए नेट के 2020 के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट के पेपर्स पे रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर acting as a unified system. One channel members owns the other and has contract with them. Wield so much powers that they must cooperate. Name दिस सिस्टम ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें क्या है, प्रोड्यूसर है, होलसेलर है और रिटेलर है। देखिए प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद और रिटेलर आता है, और इन सब में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसी बेसिस पे क्या है, ये लोग अपना जो बिज़नेस है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज़ कैरेक्टराइज बाय। अब कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की बात हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि मीन्स जब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या परचेज़ करें, तो एट दैट मोमेंट हमें क्या करना है, इसमें हमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें है द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हाई। जब हमें वो प्रोडक्ट परचेज़ ही करना है और उसके बाद उसके जो ब्रांड्स हैं वो भी क्या है, बहुत ढेर सारे हैं, तो उनमें से चूज़ करना क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कहलाता है। अब उसके बाद बात करते हैं अब ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी रिफर्स टू। अब ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी क्या है, एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट इन अ न्यू कैटेगरी। देखिए ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें जो अपना ब्रांड है उसको एक्सटेंड करना है, मींस उसको बढ़ाना है। तो एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू अ न्यू, देखिए ब्रांड नेम को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, प्रोडक्ट टू अ न्यू कैटेगरी। देखिए उसमें तो कुछ डेवलपमेंट करेंगे और उसे नई कैटेगरी में लेके जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन कम टू question number 27. Coke has started Coke Parlor and the red long for each tech crazy adolescent called experience outlet. What type of differentiation strategies can be this called? देखिए तो इसमें इन्होंने कहा है कोक ने क्या स्टार्ट किया है, कोक पार्लर स्टार्ट किया है रेड लॉन्ग के नाम से। और उसे क्या कहा जाता है, एडोलसेंट जो है उसे कहते हैं एक्सपीरियंस आउटलेट। तो ये इसको हम कौन सी स्ट्रेटजी कहते हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएटिंग फिज़िकल एविडेंस कहते हैं। डिफरेंशिएटिंग थ्रू फिज़िकल एविडेंस इज़ अवर करेक्ट आंसर। अब उसके बाद हो रहा है, उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है CRM स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द बिग बाज़ार इन इंडिया आर ऑल अबाउट। देखिए जो CRM स्ट्रैटेजी बिग बाज़ार ने इंडिया में जो लेके आया है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम। वो क्या है, फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम। और CRM का आप लोग को फुल फॉर्म पता ही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब उसके बाद बात करते हैं 6 सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट रिजल्ट। अब देखिए 6 सिग्मा लेबल्स क्या होते हैं, वो लेबल जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ मैथोलॉजी यूज टू हेल्प बिजनेस इम्प्रूव करेक्ट प्रोसेसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय डिस्कवरिंग एंड एलिमिनेटिंग डिफेक्ट। देखिए एलिमिनेटिंग डिफेक्ट का मीनिंग यही है कि जो 6 सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। और वो कितना है इसमें शो कर रहा है, 3.4 डिफेक्ट पर मिलियंस द क्वालिटी मैनेजमेंट है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ऑटोमोबाइल्स असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फॉलोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेआउट। देखिए ऑटोमोबाइल्स हम लोग को पता है और मैन्युफैक्चरिंग किस तरह के लेआउट्स को फॉलो करते हैं, तो वो है प्रोडक्ट फोकस लेआउट।
ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का मेथड कौन सा नहीं है? तो हम सबको पता है इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चनायर मेथड है, डेल्फी मेथड है, डॉक्यूमेंटेशन मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। वन यूज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन इज, एक यूज़ बताइए रिग्रेशन लाइन का, टू एस्टिमेट द चेंज इन वाई फॉर वन यूनिट चेंज इन एक्स। तो हमें क्या करना है, एक एस्टीमेट है वाई का और उसमें वन यूनिट चेंज इन एक्स, ये आपका यूज़ है। हमने क्या किया, वाई को एस्टीमेट किया, चेंज इन वाई, टू एस्टिमेट द चेंज इन वाई फॉर अ वन यूनिट चेंज इन एक्स। ठीक है, तो एक्स में अगर चेंज होगा तो हमें यूनिट जो वाई का है उसको भी एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज एंड लियोनटिफ पैराडॉक्स परटेन्स टू। देखिए, तो लियोनटिफ पैराडॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्टली किससे रिलेट करता है, आपका लेबर और कैपिटल से रिलेट करता है। मींस जो डेवलप कंट्री हैं उनके पास कैपिटल ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगी, वो लेबर को अपनी कंट्री में लेके आएंगी और जो वहाँ फिर उनसे वर्क करवाएंगी। तो मोस्टली ये लेबर और कैपिटल का वर्क है। तो कंट्रीज़ इसमें दिया हुआ है, कंट्रीज़ इन वेयर कैपिटल इज़ रिलेटिवली स्केयर विल टेंड्स टू एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव। अब देखिए, प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। अब देखिए, जिनके पास कैपिटल कम है वो क्या करेंगे, कैपिटल से रिलेटेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगी और वहाँ से क्या करेंगी, इंपोर्ट क्या करेंगी, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें मोस्टली लेबर और कैपिटल की बात हो रही है। जहाँ पे लेबर की कमी है वहाँ पे लेबर की कमी को पूरा किया जाएगा, जहाँ कैपिटल की कमी है वहाँ पे कैपिटल की कमी को पूरा किया जाएगा। अब उसके बाद बात होती है FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग इन इंडिया। तो इसमें FDI है फॉर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें कैप टू 51% बट अंडर ऑटोमेटिक रूट विथ फ्यू स्ट्रिंग अटैच्ड। इसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच किए गए हैं क्योंकि ऑटोमेटिक रूट्स के थ्रू जाता है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। द करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर द पॉलिसी पीरियड। देखिए, करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो पॉलिसी पीरियड कवर किया गया है वो 2050 टू 2020 किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कैप्चर एंड रिकॉर्ड फंडामेंटल बिजनेस एंटिटीज़ इस, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कैप्चर किया और रिकॉर्ड किया गया फंडामेंटल बिजनेस एंटिटीज़ को, जो फंडामेंटल बिजनेस इवेंट्स को। तो रिकॉर्डिंग की जहाँ बात आती है तो वो हम किस में करते हैं, ट्रांजैक्शंस, डेबिट और क्रेडिट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज बी एक्ट 1985, अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी मीन्स कि जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे, जो लॉस में होंगी। तो इन्होंने जो आंसर दिया है, बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 years विच हैज़ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेस इक्वल्स टू और एक्सीडिंग और इट्स एंट्रीज नेटवर्थ। ठीक है, तो इन्होंने लॉस की यहाँ पे बात कर ली है। ठीक, तो ये हमारा सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज़ में आता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1985। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन इन बिजनेस आर दोज डैट। देखो, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन की बात होती है वो ये कहा जाता है कि जो इनोवेशन है उसको उसने क्या किया, डिस्टर्ब किया है। तो इसका आंसर सी है, डिस्प्लेस स्टैब्लिश्ड मार्केट लीडिंग फर्म्स प्रोडक्ट एंड अलायंस। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट असिस्टेंस और टू MSMEs फॉर बाज़ार कोड अलाउज। देखिए, MSMEs क्या है, मीडियम स्मॉल, ठीक है, एंटरप्राइजेस जो हैं आपकी। तो उसमें क्या है, इन्होंने मीडियम सपोर्ट असिस्टेंस, तो जो आपकी MSMEs हैं उनमें
बार कोड अलाउ किया गया है जो है वो रिम्बर्समेंट ऑफ 75% ऑफ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस एंड 75% ऑफ द एनुअल रिकरिंग फीस फॉर द फर्स्ट 3 years paid to MSMEs to GSIs इंडिया फॉर बार कोडिंग। अब इन्होंने ये कहा है 75% वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की, फिर उसके बाद है 75% एनुअल फ़ी रिकरिंग फ़ीस फॉर फर्स्ट 3 year पेड किया MSMEs को और GSI इंडिया फॉर MSMEs टू GSI इंडिया फॉर बार कोडिंग पेड बाय MSMEs टू किसको किया, MSME ने किसको किया, GSI क्यों किया, इंडिया फॉर बार कोडिंग के लिए किया गया है। तो इसमें कहने का यही मतलब है रिम्बर्समेंट का 75% वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिया गया, फिर 75% एनुअल रिकरिंग फ़ीस फॉर द फर्स्ट 3 years दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, MSME के द्वारा। किसको दिया गया है, GSI को। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। द MSMED एक्ट टू कवर micro small medium industries in India was introduced in to act जून 2006। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग विच वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th centuries आर। आप देखिए इसमें क्या बताया है, इसमें इन्होंने बताया है द अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट थिंकिंग विच वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20 centuries आर। 20 centuries में जो अप्रोचेस डेवलप हुई हैं वो कौन सी हैं, तो वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको पता है FW टेलर का है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फियोल का है, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उसके बाद आया था। ठीक, तो आपका बी होगा 20th century तक। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इन आ राइजिंग इनकम सिनारियो द ऑब्वियस डिसीजन चॉइस ऑफ फर्म हैविंग वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट वुड बी। अब देखिए इन्होंने इसमें आपको राइजिंग इनकम सिनारियो की बात की गई है। जब इनकम बढ़ती है, द ऑब्वियस डिसीजन चॉइस ऑफ द फर्म हैविंग अ वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी, तो उसमें क्या होता है, जो डिसीज़न ऑफ द फर्म होता है वो स्टार्टिंग में जब इनकम बढ़ती है तो इनकम इलास्टिसिटी बहुत कम होती है ऑफ देयर प्रोडक्ट वुड बी। तो इसमें जो आपके दो हैं, एक तो प्रोडक्ट इनोवेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट इनोवेशन है मीन्स कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को नए फॉर्म में लाते हैं, मींस कुछ नया लाते हैं प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, तो प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन से क्या होगा, जो राइजिंग इनकम सिनारियो है वो वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंडक्ट्स आर। तो देखिए इसमें इन्होंने कहा है कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछा है, तो इसमें क्या आंसर है आपका, बी और डी। देखिए बी क्या है आपका ओपननेस, एंड डी क्या है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ओपननेस है मीन्स आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मीन्स आपको सारी चीज़ें जो आपके पास हैं बैलेंस शीट्स वगैरह वो आपको शो करनी है। और अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आप बिज़नेस के लिए अकाउंटेबल हैं और पेएबल हैं, और उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HR डिसीजंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय HR एनालिटिक्स। अब इसमें इन्होंने कहा है कि HR एनालिटिक्स के थ्रू कौन से जो उसके डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं। तो पहला है HR प्लानिंग, नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग, हायरिंग, परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड ओवरऑल। ठीक, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर को क्या अवॉइड करना चाहिए,
तो इंटरव्यूअर मीन्स जो इंटरव्यू ले रहा है, तो आस्क लीडिंग क्वेश्चंस उसको नहीं पूछने चाहिए, और प्लान टू क्विकली इनटू डिमांडिंग क्वेश्चन, सबसे पहले वहाँ पे मत पहुँचना है जो डिमांडिंग क्वेश्चन है, मतलब उससे पहले भी उसे कुछ क्वेश्चन आस्क करने चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। what out of the following are the involvement of the strategic human resource management in corporate strategy। देखिए अब इन्होंने क्या कहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ फुली इंटीग्रेटेड विद द स्ट्रैटेजी एंड द स्ट्रैटेजिक नीड्स ऑफ द फर्म। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, फर्म की क्या नीड है उससे बेसिस पे। फिर नेक्स्ट वन है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी कोहेरेंट बोथ अक्रॉस पॉलिसी एरियाज एंड अक्रॉस हायरार्कीज़। ये भी हमें पता है डिफरेंट हायरार्कीज़ होती हैं फ्रॉम मैनेजर टू बॉटम पोजीशंस। फिर उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस आर एडजस्टेड एक्सेप्टेड एंड यूज बाय द लाइन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली वर्क। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस जो होती है वो एडजस्ट की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, यूज बाय द लाइन मैनेजर एम्प्लॉयज़ एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली वर्क। ठीक है, ये तो होता ही है। अब ह्यूमन रिसोर्स आर्किटेक्चर इज composed by the system, practice, competencies and employees' performance behavior that reflect the development and management of the human resource work। मीन्स हर जगह इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स के क्या वर्क हैं वो सारी चीज़ें दी हैं, तो ये बिल्कुल सही है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में सब के सब ABCD। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अवार्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज़ ANC। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट में क्या है, इंट्रीम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड। जहाँ इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है वहाँ पे लेबर कोड की बात होगी, ठीक है। और देन फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड, नो और नॉट फाइनल, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तो हमारा ANC इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए कौन से जो लेबर्स लॉ हैं वो रिलेट करते हैं वर्किंग आवर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट पे, तो हमारा C&D है। C क्या कहता है, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड D है हमारा माइंस एक्ट। अगर हम यहाँ पे लेबर लॉ की बात करते हैं तो लेबर लॉ में हमारा फैक्ट्री एक्ट आता है और माइंस एक्ट आता है, इसमें हमारा पेमेंट और ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए कौन सी स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती है, तो पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट, फिर आपका आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और इनकम स्टेटमेंट। ठीक, इसमें हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है हमारा B, हर जगह से हटेगा। A आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आएगा और फिर इनकम स्टेटमेंट आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर द NPV एंड IRR क्राइटेरिया। अब देखिए NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न में कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग की बात हो रही है ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है हमारा, कैश फ्लो पैटर्न डिस्पैरिटी, इन्वेस्टमेंट साइज डिस्पैरिटी एंड इन्वेस्टमेंट लाइफ डिस्पैरिटी, ये हमारे तीनों आएंगे इसमें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं आएगा क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन इन्वेस्टर प्रेफर करंट कैश फ्लो ओवर द फ्यूचर कैश फ्लो। अब देखिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन इन्वेस्टर प्रेफर करंट कैश फ्लो ओवर द फ्यूचर कैश फ्लो। अब देखिए करंट कैश फ्लो और फ्यूचर कैश फ्लो की बात हो रही है। करंट मीन्स नियर और फ्यूचर मीन्स डिस्टेंस, तो इसमें क्या है आपका
इसमें आपका इंक्लूड होगा इन्फ्लेशन एंड वैल्यू इरोशन, ठीक है, और रिस्क एंड अवर्जन एंड अवॉइडेंस, लिक्विडिटी एंड प्रेफरेंस रिटर्न, जनरलाइजेशन एंड वैल्यू प्रोटेक्शन। आपका रिस्क एप्टीट्यूड एंड टॉलरेंस नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने बात की है इन्वेस्टर की जो करंट कैश फ्लो और फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में बोल रहा है। तो इन्फ्लेशन एंड वैल्यू इरोशन हो गया, एंड रिस्क अवेयरनेस एंड अवॉइडेंस हो गया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस हो गया, रिटर्न जनरेशन एंड वैल्यू प्रोटेक्शन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। अब क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, बेस्ड ऑन द asymmetric information, manager prefers to finance firm capital structure in which order of postulated in the pecking order थ्योरी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सेलर के पास, जो आपका सेलर है उसके पास ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बायर, ठीक है। अब इन्होंने ये क्या है, पोस्टुलेट इन पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पोस्टुलेटेड मीन्स वो चीज़ जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें आती है रिटेन अर्निंग एंड इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल डेब्ट फाइनेंसिंग, हाइब्रिड सिक्योरिटी एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और न्यू इशू आपका ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो हाइब्रिड जो सिक्योरिटी है, हाइब्रिड सिक्योरिटी कौन सी होती है, एक ऐसी सिक्योरिटी जिसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एक से ज़्यादा डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मैनेजर प्रेफर्स टू फाइनेंस फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच ऑर्डर एज पोस्टुलेटेड इन द पिकिंग ऑर्डर थ्योरी। देखिए पिकिंग ऑर्डर थ्योरी की बात हो रही है और मैंने आपको एसिमेट्री का मीनिंग बता दिया, पोस्टुलेट का मीनिंग बता दिया है, तो उसको किस ऑर्डर में वो लेगा, तो पहले रिटेन अर्निंग एंड इंटरनल सोर्सेस, फिर उसके बाद एक्सटर्नल डेब्ट फाइनेंसिंग होगा, फिर हाइब्रिड सिक्योरिटी एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होगा, और इसमें फिर उसके बाद होगा न्यू इश्यूज ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, इसी पैटर्न में होंगी, इसी ऑर्डर में होंगी, ठीक। तो मीन्स A, B and C, D आपका वो ऑप्शन है। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरजल डायमेंशन ऑफ अ फर्म क्रेडिट पॉलिसी। अब इंटरजल डायमेंशन ऑफ फर्म क्रेडिट पॉलिसी की बात हो रही है, तो इंटरजल मीन्स आपका